Hello viewers, I am Tafsir Arsad. Welcome back to my channel Indian National Republic News. So let's get started the videos. 28 फरवरी 2026 की सुबह तेहरान में सूरज उगने से ठीक पहले धमाकों की एक ऐसी लहर उठी जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा, उसका भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए उन पहले 24 घंटों की कहानी को परत दर परत समझते हैं जिसने पूरे के पूरे रीजन को जंग की आग में धकेल दिया। देखिए, इस जंग की शुरुआत किसी बड़ी घोषणा या ऐलान से नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत हुई अमेरिकी राष्ट्रपति के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। बस इन चंद शब्दों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया और ये साफ कर दिया कि एक बहुत ही खतरनाक खेल अब शुरू हो चुका है। इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन की जो बुनियाद थी वो एक ही स्ट्रैटेजी पर टिकी थी, डिकैपिटेशन स्ट्राइक। इसका मतलब समझिए, मकसद सिर्फ बिल्डिंगों पर बम गिराना नहीं था, नहीं, असली मकसद था ईरान की लीडरशिप का, आप कह सकते हैं, सिर ही कलम कर देना। उसकी पूरी कमांड चेन को इस तरह से तोड़ देना कि वो पलटवार करने के बारे में सोच तक ना सके। तो पहला फेज था एक बहुत बड़ा और सिंक्रोनाइज्ड हमला। आइए देखते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसे कैसे अंजाम दिया। इस जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन को दोनों देशों ने अपने अपने कोड नेम भी दिए। अमेरिका ने इसे नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जबकि इजराइल ने इसे ऑपरेशन रोरिंग लायन कहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जिसे हम सेंटकॉम भी कहते हैं, उसने इसे सिंगल सिंक्रोनाइज्ड वेव का नाम दिया। अब ये सिर्फ एक मिलिट्री टर्म नहीं है, ये हमले की भयावहता को दिखाता है। मतलब हवा, जमीन और समंदर से एक साथ एक ही विनाशकारी लहर में हमला किया गया। मकसद था ईरानी डिफेंस को मौका दिए बिना पूरी तरह से कुचल देना। और इस लहर की जो तीव्रता थी वो तो बस कल्पना से भी परे थी। सोचिए, सिर्फ पहले 24 घंटों में अमेरिका ने ईरान पर 1000 से भी ज्यादा हमले किए। इसका मतलब ये हुआ कि औसतन हर 90 सेकंड में एक हमला हो रहा था। ये इस ऑपरेशन के पीछे लगी जबरदस्त मिलिट्री पावर का सीधा सबूत था। ये हमला एक तरह से अमेरिकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी का शोकेस था। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ईरानी रडार को चकमा देते हुए सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट्स तक जा पहुंचे। वहीं B-1B लैंसर बॉम्बर्स ने अमेरिका से 30 घंटे से ज्यादा की नॉन-स्टॉप उड़ान भरी, ये दिखाने के लिए कि अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकता है। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी के दम पर अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन था। और हाँ, इसी ऑपरेशन में एक नए हथियार ने अपना डेब्यू भी किया, लुकास वन वे अटैक UAV। ये एक अमेरिकी कमिकेज ड्रोन है और मजे की बात यह है कि इसे ईरान के ही मशहूर शाहिद ड्रोन की तर्ज पर बनाया गया है। ये ड्रोन वॉरफेयर के एक नए दौर का साफ संकेत था। चलिए अब उस घटना पर आते हैं जो उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी और जिसने पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो था ईरान के सुप्रीम लीडर पर किया गया टारगेटेड हमला। हमले के फौरन बाद एक कंफ्यूजन का माहौल बन गया। एक तरफ ईरान के विदेश मंत्री कह रहे थे कि जहां तक मुझे पता है सुप्रीम लीडर जिंदा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 टूक शब्दों में कह दिया वो मर चुका है। और ये हमला सिर्फ खामेनी तक ही नहीं रुका, उनके साथ साथ ईरान के रक्षा मंत्री, IRGC के कमांडर और करीब 40 दूसरे सीनियर अधिकारी भी मारे गए। यहाँ तक कि खामेनी के परिवार के 4 सदस्य भी हमले में मारे गए। मतलब एक ही झटके में ईरान की पूरी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म कर दिया गया, जिससे देश का कमांड स्ट्रक्चर पूरी तरह से तबाह हो गया। अपने लीडर्स के मारे जाने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने बौखलाहट में एक जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस IV। ईरान का जवाब 3 तरफा था। पहला, उन्होंने सीधे इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दूसरा, उन्होंने खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। और तीसरा मोर्चा उन्होंने समंदर में खोल दिया, जहां तेल के टैंकरों और जंगी जहाजों पर हमले हुए। मतलब ये लड़ाई कुछ ही घंटों में पूरे रीजन में फैल गई। अब मिलिट्री एक्शन से हटकर जरा उस मानवीय संकट की बात करते हैं जो ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर देखने को मिल रहा था। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे बस कुछ ही घंटों में एक बड़े शहर में आम जिंदगी पूरी तरह से ठप हो गई। सुबह 7 बजे हमले शुरू हुए और शाम होते होते शहर में अफरा तफरी का माहौल था। दुकानें खाली हो चुकी थी और कम्युनिकेशन के सारे रास्ते बंद हो गए थे। तेहरान में रहने वाले डॉक्टर अली मौसवी का ये बयान उस डर और अनिश्चितता को दिखाता है जिसने लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। वो कहते हैं कि लोगों की कोई मंजिल नहीं थी, बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह तेहरान से दूर निकल जाना। आम लोगों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सड़कों पर मीलों लंबा जाम लगा था। इंटरनेट और फोन बंद होने से परिवार एक दूसरे से बिछड़ गए थे और दुकानों से पानी और चावल जैसी सबसे जरूरी चीजें तक गायब हो गई थी। चलिए अब फिर से बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इन पहले 24 घंटों के बाद दुनिया भर से क्या रिएक्शन आए और इसके क्या नतीजे निकले। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक पहले ही दिन 201 लोग मारे गए और 747 घायल हुए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली है वो ये है कि मरने वालों में 160 से ज्यादा स्कूल की बच्चियां थीं जो बंदर अब्बास शहर में हुए एक ही हमले का शिकार बनी। दुनिया भर से जो रिएक्शन आए वो भी बटे हुए थे। एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू ने हमले जारी रखने की कसम खाई, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस ने फौरन सीज फायर की अपील की। यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी डेमोक्रेट्स ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना जंग शुरू करने पर सवाल उठाए। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली तस्वीर ईरान के अंदर से ही आई, जहां एक तरफ मातम का माहौल था, वहीं कर्ज शहर में कुछ लोग खामेनी की मौत का जश्न मना रहे थे और पुराने राजशाही शासन के समर्थन में नारे लगा रहे थे। ये ईरान की अंदरूनी राजनीति की जटिलता को दिखाता है। तो इन पहले 24 घंटों ने मिडिल ईस्ट को एक बहुत ही अनिश्चित और खतरनाक रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया है। ईरान के पास अब कोई टॉप लीडरशिप नहीं है। अमेरिका इजराइल का गठबंधन और आक्रामक हो गया है और पूरी दुनिया बटी हुई है। लेकिन ये आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही नहीं रुकेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ये लपटें फैलेंगी तो भारत और दक्षिण एशिया पर इसका क्या असर होगा।